कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पेपर यानी एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं है। आप जितनी वीडियो को देख पाएँ, आप जितना पढ़ पाएँ, आपके लिए बेहतर है। शुरू करते हैं आज की हिंदी की क्लास मैंने ली है। आपको पता ही है, पेडागोजी प्लस 15 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं, गद्यांश पद्यांश दोनों आते हैं। पहला प्रश्न उपसर्ग से लिया है। परिजन में उपसर्ग कौन सा है? क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय और संधि और समास, इनसे क्वेश्चन बन ही जाता है। चाहे वो ज़्यादातर तो सीटेट गद्यांश पद्यांश में ही दे के पूछता है। तो परिजन में उपसर्ग कौन सा है? परि होगा या जन होगा या परि होगा या परिजन होगा? तो परिजन में पूछ लिया तो परिजन तो होगा नहीं, इस पे बड़ी की मात्रा लगी, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? परि हो जाएगा, छोटी की मात्रा वाला। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। किसकी बात हो रही है? उपसर्ग की बात हो रही है। हर वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आपसे परिजन ही पूछे, कोई शब्द और दे देगा। बस आपको सीखना होगा और समझना होगा कि कोई भी दुनिया का शब्द आ जाए, आपको पहले समझना होगा। अब यहाँ परिजन दे दिया, जो शब्द है परिजन में देखिए क्या लगा है? परिजन। परिजन में आगे क्या लगा है? परि, और पीछे क्या लगा है? जन। तो जो शब्द है, शब्द के आगे लगते हैं, पहले लगते हैं, वो क्या है? उपसर्ग है। और जो शब्द के पीछे लगते हैं, बाद में लगते हैं, वो क्या है? प्रत्यय है। बस वन लाइन में आप इतना समझ लीजिए, कोई भी आपका उपसर्ग और प्रत्यय से गलत नहीं होगा। तो परिजन में क्या हो जाएगा? परि उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर में क्या पूछा गया? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? क्या कहा जा रहा है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 8 भेद, 10, 15 या 20? तो रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 8। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत के बारे में पूछा जा रहा है कि गलत क्या है। उर्दू में उपसर्गों की संख्या 19 होती है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 होती है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है और उपसर्गों की संख्या टोटल 18 होती है। तो यहाँ पर 3 का सही आंसर हो जाएगा डी। डी वाला गलत है। बाकी उर्दू में उपसर्ग 19 होते हैं, सही है। संस्कृत में उपसर्ग 19 होते हैं, सही है। हिंदी में उपसर्ग 10 होते हैं, सही है। लेकिन टोटल उपसर्गों की संख्या 18 नहीं होती है। कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ 18 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूजा गाना गा रही है, ये कैसा वाक्य है? वाक्य बताना है आपको, कैसा वाक्य है। पूजा गाना गा रही है साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो पूजा गाना गा रही है कैसा वाक्य है? सिंपल है। सिंपल सिंपल सेंटेंस है ये, यानी साधारण वाक्य है। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में क्या है? छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? यहाँ पर 3 शब्द दे दिए, एक छलिया, एक पठनीय और कहानी, और पूछा क्या है? प्रत्यय पूछा है। उसमें क्या पूछा था? उपसर्ग पूछा था। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे यानी बाद में लगते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय पूछा जा रहा है। अब आप देख लीजिए, इसमें छलिया में क्या आ रहा है, अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या आ रहा है। छलिया में क्या आ रहा है? देखिए, इया प्रत्यय लग रहा है ना, इया। अब इया किस में है? ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो डी सही हो जाएगा, पहले से ही पता लग गया। छलिया में क्या लगेगा? इया प्रत्यय लगेगा। और भी देख लीजिए, पठनीय में देखिए, तो पठनीय में ना पे किसकी मात्रा लगी है? आप गौर से देखिए, ना पे किसकी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा लगी है। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा में अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ई क्या बन जाएगा? पठनीय में ई प्रत्यय हो जाएगा। और कहानी में भी बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन कहानी में जो बड़ा हा पे आ का डंडा लगा है, ये बड़े आ में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आनी हो जाएगा। तो इया, इये, आनी, यानी छलिया, पठनीय और कहानी में
प्रत्यय निहित हो जाएंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, सभी भाई बहनों से प्लीज़ गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये भी क्वेश्चन प्रत्यय से लिया गया है। एक तो गाने वाला और दूसरा लघुत्तर की बात कर दी है। किसकी बात कर दी है? लघुत्तर की बात कर दी है और प्रत्यय पूछा है गाने वाला। गाने वाला, अब ये तो पता है आपको प्रत्यय पीछे लगता है, तो बाला किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बाला किस में है? 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर में क्या पूछा है? अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। ये आपके घर में भी होगा। अलमारी क्या होता है? अलमारी होता है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा अलमारी, जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द गलत है। स्त्रीलिंग शब्द गलत है वो आपको बताना है। यहाँ पर पंडित का पंडिताइन होता है, बिल्कुल ठीक है। पंडित, ये पंडित क्या है? एक तरफ दिया है पुल्लिंग और एक तरफ दिया है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग इधर है, स्त्रीलिंग इधर है, तो पंडित का पंडिताइन होगा, बिल्कुल ठीक है। ठाकुर का ठकुराइन होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। चौधरी का चौधराइन होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। बाबू का बबूशाइन नहीं होता है, ये तो गलत है। बाबू का बबुआइन होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पुल्लिंग शब्द का मेल सही नहीं है। वहाँ स्त्रीलिंग का मेल सही नहीं था और यहाँ पर पुल्लिंग का मेल सही नहीं है। अब आपको बताना है, इधर स्त्रीलिंग लिखा है और इधर पुल्लिंग लिखा है। कवयित्री, देखिए कवयित्री का पुल्लिंग में क्या बनेगा? कवि। कवि का क्या हो जाता है? कवित्री। अब यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। जबकि वर का क्या बन जाता है? वधू, स्त्रीलिंग में, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। पति का पत्नी, बिल्कुल ठीक है स्त्रीलिंग में, है ना। और वीर का क्या होगा? वीरांगना, ये भी बिल्कुल ठीक है। कवयित्री का कवि होता है, क्या होता है? कवि होता है। और कवि ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा लगती है। और त्रुटि किस में बताना है? पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में ही त्रुटि है यानी गलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये संधि से लिया है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उच्चारण, उच्चारण, अब देखिए चा 2 बार आया, एक आधा आया है, एक पूरा चा आया है, तो ये वाला नहीं होगा। और यहाँ उच्चारण आ गया तो ये भी नहीं होगा। अब सी और डी में से एक आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर उच्चारण है। अब चाकोई, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, उत्चारण हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा इसका, उत्चारण। 10 का डी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। किसकी बात हो रही है? एड़ संधि की। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि और दीर्घ संधि। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, छा वर्ण किसके योग से बना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया है। छा वर्ण किन दो शब्दों से मिलके बना है, आपको बताना है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा का और शा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौ चरिती की संधि है। गौ चरिती की संधि है, यहाँ पर संधि बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा गौश्चरिती। क्या हो जाएगा? गौश चरिती, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, इनमें से कौन सा कथन समास की दृष्टि से गलत है। ये क्वेश्चन किससे लिया गया है? समास से लिया गया है और एक गलत है, 3 सही हैं।
तो आपको गलत को पहचानना है। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है क्या उसको अव्ययीभव समास कहते हैं? हाँ बिल्कुल कहते हैं, अव्ययीभव। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसको अव्ययीभव कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं, ये भी बात ठीक है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, गौर से देखिए यहाँ अप्रधान लिखा है, जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं उसको कर्मधारय समास कहते हैं, ये बात गलत है। जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं उसको कर्मधारय समास नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको बहुब्री समास कहते हैं। क्योंकि दोनों पद जब प्रधान नहीं है तो किसी तीसरे पद की बात हो रही है, कोई तीसरा पद निकल रहा है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, लंबोदर अर्थात लंबा है जिसका उदर, किसकी बात हो रही है? भगवान गणेश जी की बात हो रही है ना। तो इस तरह से क्या है, इसमें कोई पद प्रधान था नहीं था, तीसरे पद को बताया जा रहा है, तो बहुब्री समास हो जाएगा। और यहाँ कर्मधारय दे दिया है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंगा, ये क्वेश्चन विवादों में रहता है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका आंसर आपको कुछ और ही मिलेगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना है वही मैं बता रहा हूँ। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभव समास। तो 15 का राइट आंसर बहुब्री समास माना है। जबकि बारहसिंगा का मतलब है 12 सींग वालो, 12 सींग वाला, है ना। तो ये तो इसमें नहीं आना चाहिए बहुब्री समास में, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बहुब्री समास ही माना है। बारहसिंगा वाला कोई विशेष जानवर, बारहसिंगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दोहा का उल्टा क्या होता है? किसकी बात हो रही है? दोहा की बात हो रही है कि दोहा का उल्टा क्या होता है? तो दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जय पराजय में कौन सा समास है? समास से क्वेश्चन को लिया गया है। जय और पराजय, बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है, जय और पराजय। और गौर से देखिए, जय और पराजय एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। यहाँ पर 17 का सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या पहचान है? एक तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे यानी विलोम, और बीच में योजक चिन्ह होगा, और तीसरी बात और का लोप होता होगा, ये द्वंद्व समास की पहचान है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा कितने? 3 भेद हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया बताना है यहाँ पर। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, मिथ्याता बोधक या शक्ति बोधक? शक्ति बोधक, शक्ति बोधक दो जगह हो गया है, कोई बात नहीं। 19 का राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास बोधक, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभ्यास बोधक। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विराम शब्द का जोड़ा गलत है? विकास का हास, तिमिर का ज्योति, अनुरक्ति का विरक्ति। यहाँ विराम नहीं होगा, विलोम होगा। क्या होगा? टाइपिंग मिस्टेक है, विराम नहीं होगा, विलोम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा गलत है? यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, गलत बताना है। विलोम शब्द है क्योंकि तिमिर का ज्योति होता है, अनुरक्ति का विरक्ति है, और हास का विकास भी है, ये भी ठीक है। लेकिन अति का भूचर नहीं होता है, अति का भूचर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अति किसका विलोम? अति का क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है? भूचर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सरिता का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? किसकी बात हो रही है? पर्यायवाची से लिया गया है, नहीं में पूछा जा रहा है। सरिता की बात हो रही है, सरिता। सरिता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निम्ना भी होता है,
तटनी भी होता है, तरंगड़ी भी होता है, सरोज नहीं होता है। सरोज किसका पर्यायवाची है? कमल का। और यहाँ पर दिया है सरिता के बारे में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर मुहावरों से लिया गया और गलत बताना है। कान भरना, कान भरना इसका मतलब क्या होता है? चुगली करना, बिल्कुल ठीक है। सिर उठाने का मतलब होता है विद्रोह करना, बिल्कुल ठीक है। और सी में दिया है चैन की बंसी बजाना यानी मौज करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। नई जमीन तोड़ना, बड़ा काम करना, ये बात गलत है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा जा रहा है। नई जमीन तोड़ना ये बात गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाक पर सुपारी तोड़ना इसका क्या अर्थ है? नाक पर सुपारी तोड़ना इसका क्या अर्थ है? बहुत परेशान करना, इज्जत उतार देना, इज्जत करना, नफरत प्रकट करना। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बहुत परेशान करना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है, कैसी क्षमता है? जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, या अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। बच्चों में जो सीखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही बच्चा सीखता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि वे, पेडागोजी का क्वेश्चन है, आपके माइंड को चेक करेगा। हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के अवसर प्रदान करें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को पढ़ने के अवसर दें, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना दृष्टि को पढ़ने के अवसर दें, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डिस्ग्राफिया से संबंधित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। कैसे बच्चों की बात हो रही है? डिस्ग्राफिया की बात हो रही है। डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया, इन पे मैं स्पेशल वीडियो एक बना दी है मैंने, छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ आप चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। डिस्ग्राफिया की बात हो रही है, तो डिस्ग्राफिया में बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इसमें बच्चा लिख नहीं पाता है। क्या दिक्कत हो जाती है? लिख। अब पढ़ने की बात आपसे पूछ ली जाती तो डिसलेक्सिया याद रखना है आपको, और डिसकैलकुलिया पूछ लिया जाता तो गणना संबंधी विकार हो जाता है, यानी कैलकुलेशन बच्चा कर नहीं पाता है। 27 नंबर देखेंगे। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। कौन अग्रणी है? जीन पियाजे, चामोस्की, स्किनर या वाइगोत्स्की। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा चामोस्की, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चामोस्की भाषा और विचार के संबंधों में सबसे आगे है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के भाषाई विकास में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये किसने कहा? जीन पियाजे, स्किनर, चामोस्की या वाइगोत्स्की। किसने कहा है ये? तो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? आकर्षक चित्र, या पाठों का उद्देश्य चयन, या अभ्यासों की बहुलता, या कागज की गुणवत्ता। तो क्या होता है? पाठों का उद्देश्य चयन, ये बहुत मोस्ट होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे होते हैं, यानी फर्स्ट क्लास की बात कर रहा है। फर्स्ट क्लास की कक्षा में प्रवेश लेने से पहले जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? पठन लेखन में दक्ष होते हैं, यानी इनका कहने का मतलब है कि पढ़ने लिखने में दक्ष होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, दक्ष तो नहीं होते हैं। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है उनको, ऐसा भी नहीं है। इससे व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त, ऐसा भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।